नमस्कार, चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वे फेंगे के साथ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर चीनी सेना के आक्रामक रवैये ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। राजनाथ के मुताबिक भारतीय सेना ने हमेशा सीमा प्रबंधन पर बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह बैठक 2 घंटा 20 मिनट तक चली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #RRB एग्जाम डेट्स के साथ ट्वीट किया है। वो डिसलाइक व कमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के YouTube वीडियो पर पीएमओ ने कमेंट बंद कर दिए थे। वीडियो को लाइक से अधिक डिसलाइक मिले थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा, कोविड-19 संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सही समय पर कड़े निर्णय लिए और आपदा को अवसर में बदलने के लिए अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री ने जान है तो जहान है का नारा देकर स्पष्ट कर दिया कि आम जनजीवन उनकी प्राथमिकता है। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार कुवैत से कच्चा तेल लेकर पारादीप ओडिशा जा रहे टैंकर MT न्यू डायमंड में लगी आग पर भारत के साथ मिलकर काबू पा लिया गया है। क्रू के 23 सदस्यों में से 22 सुरक्षित हैं, जबकि इंजन के कमरे में हुए विस्फोट में लगी आग में फिलीपींस मूल के एक क्रू सदस्य की मौत हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को कहा कि गुजरात का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना है और जल्द ही इसका खाका तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, नई नीति का अनुवाद गुजराती में कर लिया गया है। इस रूपरेखा के आधार पर राज्य शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आत्मसमर्पण भारत की नीति का अनुसरण कर रही है। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। भारत में कोरोना वायरस के मामले में 90,600 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले 41,10,839 हो गए। इसके साथ कोविड-19 के 90,000 से अधिक केस दर्ज करने वाले भारत पहला देश बन गया है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 70,679 हो गई है, जबकि 31,77,663 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 8,61,866 केस एक्टिव हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी यानी 80 विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होंगे। उन्होंने आगे बताया कि नई विशेष ट्रेनें पहले से परिचालित 230 विशेष ट्रेनों के अलावा होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बतौर मंत्रालय कर्मचारी चयन आयोग और यूपीएससी जैसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से होने वाली सामान्य भर्तियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार व्यय विभाग का 4 सितंबर का सर्कुलर भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट किया, रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूरी की जा चुकी है और रेलवे 15 दिसंबर 2020 से 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू करेगा। गौरतलब है कि इन पदों के लिए करीब 2.42 करोड़ आवेदन आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके घरेलू सहायक दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया था, जो 9 सितंबर तक हिरासत में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को बताया कि उनकी 89 वर्षीय मां स्नेहलता का निधन हो गया। उन्होंने ट्वीट किया, टूटे हुए दिल के साथ बता रहा हूं कि दुनिया में मेरी सबसे करीबी शख्स मेरी मां स्वर्ग सिधार गई है। आज सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। मेरी गाइड और फिलोसोफर, उन्होंने ऐसे खालीपन छोड़ा जो कोई नहीं भर सकता।
भारतीय रेलवे द्वारा 12 सितंबर से चलाए जाने वाली 40 जोड़ी यानी 80 ट्रेनों की सूची के अनुसार पटना समेत पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों से 10 जोड़ी यानी 20 ट्रेनें गुजरेगी। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होगी। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मानकों का पालन करना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राज्य में 1 अगस्त से 5 सितंबर के बीच 1,70,000 के करीब लोगों से मास्क नहीं पहनने पर 83 लाख का जुर्माना वसूला गया। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटे में भी 8,616 लोग बिना मास्क पहने घूमते मिले हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने शुक्रवार को पटना में कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगी एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ बिहार से NDA सरकार को हटाने के लिए तत्पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर कायम है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, झारखंड पांचवें और छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर है। वहीं इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर काबिज है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अगस्त 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो गई। बतौर रिपोर्ट्स जुलाई महीने में बेरोजगारी दर 7% थी, जो जून महीने में बेरोजगारी दर 10% से कम थी। वहीं अप्रैल और मई के महीने में बेरोजगारी दर क्रमशः सबसे अधिक 23% और 21% रही थी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, कोरोना वायरस के संभावित वैक्सीन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथनों पर मुझे विश्वास नहीं है। कमला ने एक इंटरव्यू में कहा, ट्रंप पहले भी कोरोना वायरस महामारी को लेकर विशेषज्ञों की राय को दबा चुके हैं। मुझे चिंता है कि संभावित वैक्सीन को लेकर भी ऐसा हो सकता है। UN की परमाणु निगरानी एजेंसी ने कहा कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए तय सीमा से 10 गुने से भी अधिक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास फिलहाल 2105 किलो यूरेनियम है, जबकि तय सीमा 202 किलो पर ही है। द लैंसेट मेडिकल जर्नल ने रूस की स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन द्वारा सभी प्रतिभागियों में एंटीबॉडी विकसित करने की बात वाले लेख के बाद रशियन डायरेक्टर इवेंटमेंट फंड ने कहा, इसके साथ हमने पश्चिमी के सभी सवालों के जवाब दे दिए। गौरतलब है, रूस के सरकारी वेल्थ फंड RDIF ने इस वैक्सीन में निवेश किया है। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ का जवाब दिया था और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।